सभी लोगों में राधे राधे। चलो बच्चों, क्लास की शुरुआत करेंगे, देर नहीं करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, और ये आपका लास्ट एक्सरसाइज भी है। कौन सी कक्षा की बात कर रहे हैं? क्लास 10th। ठीक है ना? कौन से बोर्ड की बात कर रहे हैं? यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? यूपी बोर्ड की बात कर रहे हैं। क्लियर है? कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां लिख दे रहे हैं, कोई नहीं, ये लिख दे रहे हैं। ठीक, तो हमने क्या बताया कि आज हम पढ़ने वाले 4.3, और 4.3 में आपको क्या पढ़ना है? 4.3 में आपको मूलों की प्रकृति पढ़ना है और शब्द संबंधित समस्या वाले शब्द पढ़ना। ठीक है ना? जैसे इंसान का अपने एक नेचर होता है, वैसे द्विघात समीकरण का भी अपने एक नेचर होता है, और इंसान के नेचर को जस्टिफाई कौन करता है? हम ही आप लोग करते हैं। हम ही आप लोग किसी को जज करते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा। लेकिन यहाँ पर क्या है, द्विघात समीकरण के नेचर को जस्टिफाई करने के लिए द्विविक्तकर साहब आएंगे, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना? चलिए आइए पढ़ते हैं। पहले चीज तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर हम आपसे पूछें वे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बता दो, जनरल फॉर्म बता दो, मानक रूप बता दो, तो आप कहोगे सर जी ये तो होता है एक्स की घात तो प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए बच्चे कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 हो गया तो ये आपका क्या बन जाएगा? तब ये रैखिक समीकरण बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, क्योंकि आपके पास सिर्फ यही बचेगा। ठीक है ना? अब आप देखो, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। क्लियर है? अब इस द्विघात समीकरण का नेचर कैसा होता है, इनको बताने के लिए कौन आएगा? इनको बताने के लिए कौन आएगा? इनको बताने के लिए विविक्तकर साहब आएंगे। अच्छा, द्विघात समीकरण की किस चीज का नेचर बताने के लिए विविक्तकर साहब आएंगे? तो इनके मूलों का नेचर बताने के लिए विविक्तकर साहब आते हैं। कैसे? अगर हम पूछेंगे भैया द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे, तो हमने आपको क्या बताया था कि अधिकतम जितनी घात होती है उतने ही मूल होंगे। तो द्विघात समीकरण के 2 मूल होंगे। कितने होंगे? 2 मूल होंगे। और इन्हीं मूलों के प्रकृति को बताने के लिए, प्रकृति कैसी है इनकी, नेचर कैसा है, कौन आते हैं? विविक्तकर साहब आते हैं। कौन आते हैं? विविक्तकर साहब आते हैं। ठीक है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है ना? और इससे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। समझ में आया? फिर से समझ लीजिए, हमने क्या बोला कि द्विघात समीकरण के 2 मूल निकल के आएंगे। आपको पता है कि भैया अधिकतम जितनी घात होती है उतने ही मूल निकल कर आएंगे। अधिकतम 2 घात है तो 2 ही मूल निकल के आएंगे। और इन मूलों का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है, उनको बताने के लिए कौन आएगा? विविक्तकर साहब आएंगे। क्या आएंगे? विविक्तकर। इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, और विविक्तकर इसे कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है? चलो, अभी विविक्तकर होता क्या है आपको हम बताते हैं। इसके लिए आपको व्यापक रूप पता होना चाहिए। व्यापक रूप आपको पता है, ठीक है ना? और विविक्तकर डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अच्छा, ये BAC क्या है? जो हमारा व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का। इनके जो क्या है, इनमें से जो x की घात 2, x और ये अचर पद क्या है, यही सब है। मतलब x की घात 2 का गुणांक है, x का भी गुणांक है, और अचर पद भी इसमें शामिल है। पहले मैं द्विघात समीकरण के गुणांकों की चर के गुणांक इसमें और अचर पद से मिलकर बना होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। का जब भी आपको सवाल दिया जाएगा तो आपको विविक्तकर चेक करना है। मूलों की प्रकृति को पता करने के लिए आपको दिया जाएगा भाई मूलों की प्रकृति बता दो। मूलों की प्रकृति के लिए आपको विविक्तकर साहब को चेक करना है। अच्छा, विविक्तकर साहब नेचर बताने के लिए आते हो, तो इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम ये देखेंगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac निकाल कर देखेंगे। अब बी स्क्वायर माइनस का 4ac तो हम निकाल लेंगे, लेकिन निकालने के बाद हम क्या देखेंगे? अगर हम निकाल भी लिए, हम क्या पता करेंगे? कैसे पता करेंगे इनके नेचर कैसा है? ठीक है?
तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac आपको यहीं से तुलना करके निकालना होगा। ये एक्स स्क्वायर का गुणांक a है और x का गुणांक b है, c अचर पद है। कहने मतलब कि भैया चर और अचर पद का कॉम्बिनेशन है। आप ऐसा बोल दो ये भैया जो हमारे चर हैं और अचर पद का कॉम्बिनेशन, ये x की घात 2x और अचर पद से मिलकर ये बना है। ठीक है, इतना समझ में आया? हम उम्मीद करते हैं आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये d बराबर बी स्क्वायर माइनस का जो 4ac है, जब इसको हम हल करेंगे, अभी सवालों के माध्यम से आपको समझाएंगे। यानी मतलब जो आपको दिया जाएगा कि भाई दिए हुए समीकरण के मूलों की प्रकृति बताओ। ठीक है, मूलों की प्रकृति के लिए आपको एक द्विघात समीकरण दिया होगा, आपको व्यापक समीकरण से तुलना करके ए बी और सी का मान पहले निकालना होगा। अगर आप ए बी सी का मान निकालोगे तभी तो आप यहाँ पर रखोगे ए बी सी की जगह, तो डी निकल के आएगा। अब डी तो आपने निकाल लिया क्योंकि इनका काम है नेचर को जस्टिफाई करना। अब डी निकालने के बाद हमें कैसे पता किस प्रकार का नेचर है, इसको आप सुन लीजिए। पहले आप इसको लिख लो, यहाँ जगह नहीं है। अब समझना, ये मिटा दें, मिटाते हैं, ध्यान देना। देखो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताने के लिए जो विभक्तकार साहब आते हैं ना, वो 3 तरह से जस्टिफाई करते हैं द्विघात समीकरण के मूलों को। क्या बोला हमने? वो 3 तरह से जस्टिफाई करते हैं द्विघात समीकरण के मूलों को। 3 तरह के नेचर बताते हैं। कैसे? स्थिति 1 देखो, स्थिति 1, एक मिनट भाई, एक मिनट यार, केस लिखो। केस फर्स्ट, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, स्थिति मत लिखो, हिंदी का यूनिक शब्द हो गया, थोड़ा सा घुमाएगा। केस फर्स्ट, भाई डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac विभक्तकार है। ये द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बताने के लिए आया। ये 3 तरह से द्विघात समीकरण के नेचर को जस्टिफाई करता है। पहले, अगर डी का मान क्या है, 0 से बड़ा है, मतलब डी मतलब जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac आप निकाल रहे हो, अगर उसका मान 0 से बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, तब जो मूल होंगे, मूल भिन्न, हाँ तो मूल जो क्या होंगे भाई, जो 2 मूल निकल के आएंगे, द्विघात समीकरण है तो 2 मूल निकल के आएंगे भाई। दोनों मूल भिन्न भिन्न व वास्तविक होंगे। क्या होंगे? वास्तविक होंगे। ठीक ना, क्या होंगे? दोनों मूल भिन्न भिन्न व वास्तविक होंगे। ये पहला नेचर हो गया। अगर मतलब ये कंडीशन आ रही तो आप कौन सा नेचर लिखोगे? जैसे हम सब बताते हैं कि अच्छा है, ये इंसान खराब है, ये उपद्रवी है, शरारती है, सीधा है। तो यहाँ पर 3 तरह के नेचर जस्टिफाई करने के लिए विभक्तकार आएंगे। और कैसे नेचर बताएंगे? अगर डी का मान 0 से बड़ा आ गया तो दोनों मूल भिन्न भिन्न व वास्तविक होंगे, पहला नेचर है, आप ये बोलोगे। ठीक है ना, अगर डी का मान 0 आ गया तब क्या बोलोगे? दोनों मूल बराबर होंगे, बराबर और बराबर या समान होंगे। क्या होंगे? वास्तविक और बराबर, दोनों मूल बराबर समान वास्तविक होंगे, ये भी लिख देना। ठीक है, यदि डी का मान क्या है, 0 से छोटा है, तो क्या लिखोगे? कोई मूल नहीं होगा। क्या लिखोगे? कोई मूल नहीं होगा, अर्थात काल्पनिक मूल होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक मूल होंगे। कैसे होंगे? काल्पनिक मूल होंगे। ठीक है ना। अब ये सिर्फ बोर्ड में लिखा लिखाया तो अच्छा तो लग ही नहीं रहा, इस समझ में भी आना चाहिए। चलिए समझ लेते हैं। हमने क्या बोला, ये नेचर है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई अच्छा है, ये बुरा है, ये सीधा है, तो गणित की द्विघात समीकरण के चैप्टर में इनकी भाषा में द्विघात समीकरण के मूलों को हम क्या बोलेंगे? अच्छा बुरा नहीं बोलेंगे। दोनों मूल भिन्न व वास्तविक, अरे भिन्न व वास्तविक होंगे जब ये कंडीशन होगी। दोनों मूल बराबर होंगे, समान होंगे। कोई मूल नहीं होगा, अर्थात काल्पनिक मूल होंगे। दोनों मूल काल्पनिक होंगे। कोई मूल ही नहीं होगा, अर्थात काल्पनिक होगा। ठीक है ना, ये बोलना है, अच्छा बुरा खराब नहीं बोलना। ठीक है, अब ये कंडीशन कहाँ से आई, ध्यान देना। आपको एक सीधाचार सूत्र पता होगा, सीधाचार सूत्र क्या होता है? x बराबर निकालोगे माइनस का b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान का 2a। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac ना, ये बैठा है,
तो समझ गए। वास्तविक संख्या में आप देखोगे नंबर लाइन पे अगर वास्तविक संख्या दर्शा रहे हो, हम क्यों बता रहे हैं भाई, आगे आपके डाउट क्लियर करेंगे। इधर प्लस वाले रहेंगे, इधर माइनस वाले, तो ये भी तो वही वास्तविक संख्या है, माइनस वाला भी प्लस वाला भी। कोई मूल नहीं होगा अर्थात काल्पनिक। अच्छा, मूल ऋणात्मक होंगे, ये भी लिखो, कोई मूल नहीं होगा अर्थात काल्पनिक होंगे, ऐसा मूल ऋणात्मक होंगे, दोनों मूल ऋणात्मक होंगे। क्या लिखोगे, दोनों मूल ऋणात्मक होंगे। एक लाइन और लिख लेना, ठीक है। कोई मूल नहीं होगा, देखो जब काल्पनिक का मतलब कल्पनाओं में है, जो भी दोनों मूल निकल गए ऋणात्मक होंगे, उनको मूलों में उनको हम नहीं गिनेंगे, ठीक है, लिखा जाएगा लेकिन मूलों में उनकी गिनती नहीं होगी। अब जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac है, ये आप देखोगे डी है, डी देखोगे अंडर रूट डी, अंडर रूट के अंदर है, ठीक है। और रूट के अंदर कोई भी संख्या का माइनस में आ जाए तो वो काल्पनिक स्थिति में पहुंच जाता है। अब कई लोगों को यह समस्या होती है कि सर जब वास्तविक डी का मान 0 से बड़े होने पर मूल भिन्न भिन्न वास्तविक होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी कोई मान निकलता है माइनस में आ जाता है। क्या होता है, जैसे -3 कोई आप, अब बच्चा कहता है सर जी आपने तो माना कि दोनों मूल ऋणात्मक होंगे। अगर मूल ऋणात्मक होगा तो भैया काल्पनिक की स्थिति बनेगी। आप लोग ये भी कहोगे मेरे भाई डी का मान जब 0 होता है तो पूरा डी ही ऋणात्मक होगा। कहने के बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac जो पूरा ऋणात्मक आया, कहने के मतलब पूरा डी ऋणात्मक हुआ। तो डी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह आप क्या रखोगे, डी रखो। पूरा डी ऋणात्मक होगा तो डी किसके अंदर आएगा, रूट के अंदर आएगा। और रूट के अंदर सही संख्या माइनस में अगर हो तो काल्पनिक होती है। और यहाँ जो मूल्य निकल के आएंगे वो डी के अंदर नहीं है, समझ गए ना, वो डी का नहीं है। ये जो दो मूल निकल के आएंगे वो डी नहीं है आपका, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना कहने का मतलब क्या है भाई, ये पूरा डी ही आपका ऋणात्मक हो जाएगा। तब इसको हम बोलते भाई डी का मान अगर 0 से छोटा होगा तो भाई दोनों मूल ऋणात्मक होंगे। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन, बी स्क्वायर माइनस का 4 से अगर आप निकालो दो अलग अलग मूल निकल के आएंगे, कोई एक -3 दे दिया, कोई आपका 5 आ गया, ठीक है ना। तो भाई डी थोड़ा आया भाई, अलग अलग 3 आए 5 आए, समझने की कोशिश करो। हमारे कहने का मतलब क्या है, यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई -3 दिए तो -3 भाई साहब वास्तविक संख्या है, ठीक है ना, वो एक मूल आपका निकल, पूरा डी आपका काल्पनिक है। जब पूरा डी आपका काल्पनिक हो जाए तो उसको बोलते हैं मूल ऋणात्मक होंगे। यहाँ एक मूल आपका ऋणात्मक है, पूरा डी ऋणात्मक नहीं है भाई। डी में तो एक प्लस का 5 है, एक माइनस कितने आए। और जो नंबर रेखा आप देखो भाई, इधर प्लस धनात्मक, इधर ऋणात्मक वास्तविक संख्या होती है, ठीक है ना, क्योंकि भाई 20 का -4 इक्वल डी होता है, और यही जो वैल्यू होती है डी ही तो है। और रूट के अंदर अगर माइनस आ गया ऋणात्मक मान होता है। अभी आपको सवालों के माध्यम से और विस्तार समझ में आएगा, समझ में आए ना, यही चीज हम आगे सवालों पे करने वाले हैं, ठीक है ना, हटा दें। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या कहता है, सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल देखते हैं। सवालों के माध्यम से हम पता करेंगे, आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। देखो मूलों की प्रकृति कौन बताता है, विविक्तकर बताता है। द्विघात समीकरण का नेचर कैसा है, विविक्तकर बताता है। और कितने तरह के नेचर होते हैं, 3 तरह के नेचर होते हैं। इंसानी दुनिया में तो कई तरह के नेचर होते हैं, जस्टिफाई कर देते, खराब, अच्छा, बुरा, शरारती, उपद्रवी, सीधा, भोला। लेकिन यहाँ पर क्या है, 3 तरह के नेचर ही बताए गए द्विघात समीकरण के मूलों का। अब सवाल पढ़ते, प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है। कुल 5 प्रश्न है इसमें, प्रश्न वाली 4 प्रश्न 3 खत्म हो जाएगी। इसके बाद फिर हम नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, समांतर श्रेणी, जो चैप्टर नंबर 5 है। कह रहा है कि मूलों की, हाँ, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। वही चीज ना, आपको द्विघात समीकरण दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इसका नेचर बताओ। नेचर मीन्स प्रकृति क्या है। और प्रकृति निकालने के लिए कौन आते हैं, वियुक्तकर साहब आते हैं। वियुक्तकर क्या होते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अभी चलो सवाल के माध्यम से बताएंगे, ठीक है। प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है, कहने का मतलब क्या है, यदि मूल अस्तित्व में है, और मूल अस्तित्व में कब होंगे आपको बता दें, ये चीज हम बताना भूल गए थे। डी का मान अगर 0 से बड़ा है, डी का मान अगर 0 है, तब तो भैया इनका अस्तित्व है। डी का मान अगर 0 से छोटा है, पूरा रूट के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, यही तो हमारे डी है। तो रूट के अंदर पूरा डी माइनस होगा। और ऋणात्मक रूट के अंदर कोई मान हो तो पूरा काल्पनिक मूल होता है, वो मूल अस्तित्व में होता है नहीं। तो डी का मान 0 से छोटा होगा तो ये भैया मूल अस्तित्व में नहीं होगा, बाकी इनमें मूल अस्तित्व में होगा। ये चीज और आप लिख लो, ठीक है ना, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जैसे आप सवाल पहले लिख ले रहे हैं, अगर मूल अस्तित्व में है तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। क्या कह रहे हैं, मूल अस्तित्व में हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, आपसे ये कह रहा। अब देखो पहले सवाल लिख रहे हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 5, ये आपको बराबर का 0।
अब ध्यान देना, अब सवाल समझने की कोशिश करो। हमसे कह रहा है ये आपको द्विघात समीकरण दे रखा है, इनकी मूलों की प्रकृति बताओ, नेचर बताओ। तो नेचर बताने के लिए कौन आएगा? विविक्तकर साहब आएंगे, ठीक है ना। अब इन्हीं तीन में से एक नेचर होगा, इनका तीन ही नेचर बताया विविक्तकर साहब ने। हमसे कह रहा है कि अगर मूल अस्तित्व में है, प्रकृति जब मूलों का नेचर निकाल दो, अगर वो अस्तित्व में है, अस्तित्व में कब होगा? तीन तरह के जब इन्होंने नेचर बताया, जैसे इंसानों के नेचर होते हैं अच्छा, बुरा, शरारती। अच्छे वाले को हम कैटेगराइज करके एक तरफ रखते हैं, बोले भाई अच्छे वाले इंसान उन्हीं को हम खाली अस्तित्व में लेंगे, जो बुरे वाले इंसान उनको अस्तित्व में नहीं लेंगे, जैसा होता है ना आम दुनिया में। तो यहाँ पर क्या बोला इन्होंने विविक्तता सामने, हमने तीन तरह की प्रकृति तो बता दी, इसमें से दो तरह के प्रकृति को हम अस्तित्व में लेंगे। अगर ये कंडीशन बन रही है, ये कंडीशन बन रही है, तब तो मूल अस्तित्व में है, तब जाकर उसका मान हम निकालेंगे। अगर ये कंडीशन बन रही है तो भैया अस्तित्व में नहीं है, तो हम उसका मान नहीं निकालेंगे। कह रहा है कि भाई विविक्तता साहब पहले उनका नेचर तो आप जस्टिफाई करो, उसके बाद अगर मूल अस्तित्व, जब आपने नेचर जस्टिफाई किया तो आपको इन तीनों में से क्या मिला? अगर ये मिलेगा तो अस्तित्व में नहीं है, ये दोनों मिले तो अस्तित्व में। तो कह रहे अगर अस्तित्व में है, अस्तित्व में होने का मतलब ये दोनों में से कोई एक होगा, तब आप उनके मूलों को ज्ञात भी करेंगे, तब आप आगे इससे हल करके उसको दो मूल निकालोगे। अगर नहीं है तो भैया ये वाला होगा, तो आपको वहीं पर छोड़ देना लिख कर, ठीक है ना। चलो समझ में आ गया। अब हटाते हैं, अब ध्यान देना मेरे को। हमसे कह रहे भाई इसकी प्रकृति बताओ। प्रकृति के लिए क्या आते हैं? विविक्तकर साहब आते हैं। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो हमें इसमें क्या क्या निकालना है? बी ए सी, ये सब क्या होते हैं? गुणांक होते हैं। द्विघात समीकरण के जो चर है उनके गुणांक अचर पद हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जब तक हमें इनका मान नहीं पता लगेगा तब तक हम कैसे इनका नेचर बता पाएंगे। तो आप क्या करोगे भाई हल में, पहले आप क्या करोगे? पहले आप इसके दिए हुए समीकरण की मानक समीकरण से तुलना करो। क्या करोगे? मानक समीकरण से तुलना करोगे। ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ऐसा क्यों कर रहे हैं कि वही विविक्तकर में bac दे रखा है, bac आप यहीं से निकाल पाओगे क्या दे रखा है। जब तक ये नहीं पता लगेगा आप कैसे इनको जस्टिफाई करोगे। चलो x की घात 2 का गुणांक यहाँ 2, यहाँ a बराबर कितना? 2, b बराबर कितना? -3, और c बराबर कितना? 5। ए बी सी का मान अब यहाँ वैल्यू पुट करके देखो। डी बराबर बी कितना है आप बताओ? -3, -3 के स्क्वायर करो, -4, ए कितना है? 2, अब सी कितना है? 5। अब ध्यान देना, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 5 40। अच्छा पूरा डी क्या मिलेगा आपको? घटाओ तो 31 मिलेगी, माइनस का मिल गया। अब पूरे डी माइनस है, कैसे? ध्यान देना, सीधा सूत्र से मूल निकालेंगे। x बराबर क्या होता है? प्लस माइनस, एक मिनट क्या लिख दिया x बराबर सूत्र हो जाएगा b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a, यही होता है। अब ये बी स्क्वायर माइनस का 4ac आप निकाले, डी तो निकाले पूरा, तो इस पूरे का वैल्यू क्या है? डी है। तो डी कितना है? -31। तो अगर आप रूट के अंदर लिखोगे -31, ध्यान देना यहाँ पूरा डी आपका मैं रूट के अंदर जो संख्या अगर आ गई तो ऋणात्मक हो जाएगी, काल्पनिक होगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? पूरे रूट के अंदर कोई संख्या ऋणात्मक काल्पनिक होती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। इसको छोड़ो, आपको क्या मिला? डी बराबर -31 ऋणात्मक मान मिला। अब भैया डी का मान क्या है? जी डी का मान जो है 0 से छोटा है। क्यों छोटा है भाई? अब नंबर देखो, डी का मान छोटा है ना, 0 से छोटा है। अगर हम नंबर रेखा को भी देखोगे भाई 0 की इधर प्लस होता है, 0 की इधर माइनस होते हैं, ठीक है ना। तो मैं 0 से छोटा आ रहा है, जब 0 से छोटा मान आएगा इसका मतलब तीसरी वाली कंडीशन बन रही है, मूल ऋणात्मक काल्पनिक होंगे। भाई जब मूलों की प्रकृति आपने कैसे देखी ने, विविक्तकर साहब ने क्या निकाला? मूल काल्पनिक होंगे, या लिखो कि दोनों मूल ऋणात्मक होंगे। भाई मूल काल्पनिक, ये दो मूल क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे, तो इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। क्या लिखोगे? इनका कोई अस्तित्व नहीं होगा। भाई जब डी पूरा माइनस आ गया तो इनका अस्तित्व नहीं होगा, और जब अस्तित्व नहीं है तब इसके मान को नहीं निकालेंगे। हम कह रहे हैं अगर अस्तित्व है तो मूलों का ज्ञात कीजिए। भाई द्विघात समीकरण है तो अधिकतम 2 घात है, तो भाई 2 ही मूल निकल के आएंगे। अब दोनों मूल को हम इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये अस्तित्व में नहीं है। हमसे कह रहे हैं अगर अस्तित्व में है तो भाई ये दोनों मूल को निकालो। अब अस्तित्व में नहीं है तो अब देखो भाई मूल काल्पनिक और ऋणात्मक अस्तित्व में नहीं है, तो इसलिए इसके मूल नहीं निकल सकते। बस ये लाइन आपको छोड़ के आप ऐसे भी लिख दो, अतः मूल इसके अस्तित्व में नहीं है। हो गया,
अगर अस्तित्व में है तो मूल ज्ञात कीजिए, कह रहे मूल ज्ञात कीजिए। अगर अस्तित्व में नहीं है तो कोई बात नहीं, तो भैया मूल अस्तित्व में नहीं है इसका मूल निकाल नहीं सकते, इसको आप यहीं पर छोड़ दोगे, ठीक है ना। अच्छा मूल निकालना होगा, अगर अस्तित्व में है तो इसी तरह सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आया? हटा दें। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा मतलब कि प्रश्न नंबर 1 का दूसरा, क्योंकि एक प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत 2 या 3 सवाल दे रखे हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, मतलब पहले का दूसरा देखते हैं क्या दे रखा है। प्रश्न नंबर पहले का दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर पहले का दूसरा देखते हैं। हमसे कह रहा है कि 3x² माइनस का 4√3 और x प्लस के 4 बराबर 0 दे रखा है। ये दे रखा है, यही दे रखा है, ठीक है ना। चलो अब भाई इसका पहले नेचर चेक कर लेते हैं। अगर नेचर अस्तित्व में है तब इसके मूल निकालेंगे। चलो भैया नेचर चेक करने के लिए क्या करोगे, पहले तो इसकी व्यापक पद से तुलना करोगे। ऐसा क्यों करते भाई, एबीसी का मान नहीं पता होगा तो विभक्तकर का नेचर नहीं पता है, क्योंकि जो विभक्तकर है वो एबीसी के पदों में है। अब भैया ए बराबर कितना हो जाएगा 3, बी बराबर कितना हो जाएगा -4 और सी -4 नहीं -4√3, ठीक ना। और सी बराबर कितना हो जाएगा 4। क्लियर है? अब निकालो भाई डी बराबर b² - 4ac। अच्छा बी कितना -4√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस का करो 4 गुणे ए कितना है 3, सी कितना है 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौके 16, 3 48 हो जाएगा। -4 तो 12 चौके 48, कितना आ गया 0। भैया डी 0 आ गया। और जब डी 0 होता है मूल, दोनों मूल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और भैया हमने आपको बताया था कि डी का मान अगर 0 से बड़ा और डी बराबर 0 हो जाए तो मूल अस्तित्व में होंगे। क्या होंगे, मूल अस्तित्व में होंगे। जब मूल इस केस में क्या हो जाएगा, डी 0 आ गया तो ये वाला केस क्या होता है, ये वाला मूल अस्तित्व में है। और जब मूल अस्तित्व में है तो हमसे कह रहा है कि अगर मूल अस्तित्व में, कह रहा है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी कीजिए। अब इनके भाई मूलों का अस्तित्व है तो इनको हमें ज्ञात करना है। भाई अधिकतम घात 2 है तो 2 ही मूल निकल के आएंगे, ये हमको ज्ञात करना है। अब कैसे निकालोगे, ध्यान देना, इसे हटाते हैं, ठीक है ना। कैसे निकालेंगे भाई, गुणनखंड विधि तो हम करेंगे नहीं। जब गुणनखंड विधि फेल हो जाती है, जो हमने पिछले वाले चैप्टर में सीखा था, तो हम इसी तरह सूत्र का इस्तेमाल करते हैं जो कम समय में चीजों को जस्टिफाई करता है। मूल निकालने के लिए 3 विधि होती है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, इसी तरह 4 सूत्र। आप स्वतंत्र कुछ लगा सकते हो, लेकिन इसी तरह 4 सूत्र लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं के टर्म में हम क्या निकाल रहे हैं, विभक्त का निकाल रहे हैं। सरल भी है, शब्द समय का बचत है। ये इसे द्विघात सूत्र भी बोलते हैं। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac। तो शायद पिछले वाले में हमने गलत लिख दिया था, b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac लिख दिया था। होता है, ह्यूमन एरर है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, आप सही कर ले। अब ABC आपको यहाँ पता है, अब निकाल लो भाई क्या होगा। माइनस का भी देखो, माइनस पहले से है और भैया 4√3 है, ठीक है ना। प्लस माइनस का मतलब क्या जानते हो, कि मतलब भाई 2 मूल होंगे, एक प्लस वाले, एक बार प्लस लेने, एक बार माइनस लेना, 2 मूल निकल के आएंगे। b² कितना आप ही बता दो। अच्छा एक बात, b² - 4ac कितना है भाई, पूरा यहाँ डायरेक्ट b² - 4ac हमने कितना निकाला, 0 निकाला था ना। तो हल करने की जरूरत ही नहीं, पूरा 0 रखो ना यहाँ। भाई b² - 4ac आपने कितना निकाला, 0 निकाला था। समय की बचत करो, कॉमन सेंस है। 2 गुणे ये कितना है 3। भाई b² - 4ac तो आपने चेक किया था, d बराबर 0 आया था, हाँ बिल्कुल आया था। तो क्यों हल करना भाई, इसको क्यों हल करना, बात सही ना, गलत नहीं कह रहा हूँ ना। चलो अब इसको हल कर लो, माइनस माइनस प्लस होता है, 4√3 हो गया। अब ये प्लस माइनस करोगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा। ये क्या बचेगा, 6 बचेगा। ये क्या बचेगा, ये आपका 6 बचेगा, ठीक ना। और भैया अगर आप देखोगे तो ये प्लस माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। इसे काटोगे 2/3 √3 प्लस माइनस 0 हो जाएगा, यही होगा। ठीक है ना। अब आगे देखो भाई, इसको अगर आप हटाना चाहो, इसको और भी अगर इजी करना चाहो, 2 गुणे क्या करोगे, ये √3 तो रहने दो,
इसको आप क्या लिखोगे, √3 गुणे √3, ऐसे लिख सकते हो। हाँ लिख सकते हो, ये काट दो 2/√3 और प्लस माइनस 0, ठीक है ना, ये निकल के आया। अब भाई एक बार प्लस का ले लो तो 2/√3 प्लस 0 तो क्या निकल के आएगा, 2/√3 निकल के आएगा। माइनस का लोगे तब भी भाई 2/√3 निकल के आएगा, ठीक है ना। तो दोनों मूल क्या निकलेंगे भाई, 2/√3 2/√3। क्यों भैया, आपको पहले बता दिए मूल बराबर की कंडीशन है, मूल बराबर है तो दोनों मूल बराबर ही आएंगे, कॉमन सेंस। पहले डी बराबर आपने 0 कर दिया, डी बराबर 0 पे दोनों मूल बराबर समान होंगे, दो समान आ रहे 2/√3 2/√3, ये तो पता ना भाई। तो आपने जब चेक किया वहीं से आप आइडिया लगाओ भाई, जो मूल आएगा दोनों बराबर आएगा, देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, ठीक, समझ में आया। अब माइनस का भी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4a, क्लियर है। इसी तरह जैसे से चीजें आसान हो जाती है भाई, हमने एक बार प्लस कर लेंगे एक बार माइनस कर लेंगे, क्यों भैया दो मूल है तो भाई एक बार प्लस एक माइनस लेके दो मूल निकाले, ये लिख लो, ठीक है ना। ये सवाल आपका हो गया। अब चलते हैं तीसरे सवाल, प्रश्न नंबर 1 का तीसरा सवाल क्या कह रहा है, इसको भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 का तीसरा सवाल क्या कह रहा है, इसे भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तीसरा सवाल देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 1 का तीसरा सवाल। तीसरा दिया भी कि नहीं दिया, देखें दो ही है, एक में देख लेते हैं। चलो तीसरा है, तीन, प्रश्न नंबर 1 के अंदर के 3 सवाल है। 2x², एक मिनट हवा छोड़ रहा है यार, 2x² लिख लेते हैं, 2x² माइनस का 6x, माइनस का 6x, पेन उड़ रहा है यार ये तो, प्लस का 3, प्लस का 3 बराबर 0। चलो इसको देखते हैं, नेचर पूछो भाई, नेचर बताओ अगर है अस्तित्व में। भाई 3 तरह के नेचर होते हैं, जो 2 अस्तित्व में होते हैं, एक अस्तित्व में। अगर है अस्तित्व में तो भाई इनकी मूलों को निकालो भी, जो जिससे तरह सोच से निकालेंगे। कोई नहीं करना, पहले कंपेयर करो, क्या करोगे, इनका कंपेयर करो, ठीक है। a बराबर 2 हो गया, कहीं गलत होगा तो बता देना। b बराबर -6 हो गया, c बराबर 3 हो गया, ठीक है। अब व्यक्त का निकालो। अच्छा देखो मूल तभी निकाल पाओगे जब तक नेचर नहीं चेक करोगे, मूल नहीं निकल के आएगा। अच्छा नेचर चेक करके हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं, जैसे इंसान की पहचान हम करते हैं, इंसानों को नेचर अच्छे वाले एक तरफ रखो, जो खराब है उसके एक तरफ रखो। ऐसे भी इसमें जिसके 2 अस्तित्व में अच्छे हैं, इसका अस्तित्व नहीं खराब है, तो हम ये देख रहे हैं भाई अच्छा और खराब की तलाश कर रहे हैं। 2 अस्तित्व वाले जो हैं अच्छे हैं, एक बिना अस्तित्व वाला खराब है, तो हम ये देख रहे हैं भाई अगर अस्तित्व में अच्छे वाले हैं तो उनके तो मूल निकालेंगे हम, अगर अच्छे वाले नहीं हैं तो उसका मूल नहीं निकालेंगे। तो भाई समय की बर्बाद करने जैसे होते नहीं कि भैया जो काम की चीज है उनके एक तरफ लूँ, जो काम की चीज है उनको अलग करूँ। अब अगर मिक्स चीज है सबका एक तरफ से अगर यूज करना शुरू कर दोगे, समय ज्यादा जाएगा, चीजें वेस्ट होंगी, लॉस होगा। तो क्या भाई पहले छटनी करो, जो काम की चीज है उनको एक तरफ लो, उन्हीं का हमें उन्हीं से यूज करना है, जो बेकार की चीज है उनको एक तरफ फेंको। तो जब छटनी हो जाएगी तो हमारा समय बचेगा, जो काम की चीज है उन्हीं का इस्तेमाल करके हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे, अपग्रेड करेंगे। काम की चीजें उनको छोड़ देंगे, समझ में आ रहा है ना क्या करें। तो कहने वाला अगर आप नेचर नहीं चेक करोगे, ऐसे मूल निकालने बैठ जाओगे तो समय आपका बर्बाद जाएगा। क्यों, अगर काल्पनिक आ गया तो पूरा स्टेप भी खराब गया, समय भी बर्बाद हो गया। ध्यान देना, अब निकालो बी कितना दे रखा, -6, -6 करोगे 36 हो जाएगा। 4 ये कितना है, 2, 4 दूनी 8, 8 3 24, ये कितना आ गया, 24 6 30 12 है, कितना आया 12 है, ठीक है ना। आप कर लेना जाएगा। डी बराबर 12 आया, डी बराबर 12 मतलब b² माइनस का 4ac 12 आया। इसका मतलब इसका अस्तित्व तो है, क्योंकि डी का मान क्या है बच्चा, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो 2 मूल निकल के आएंगे, वास्तविक होंगे लेकिन भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। 2 मूल निकल के आएगा, वास्तविक होंगे लेकिन अलग अलग होंगे। अब निकालो भाई 2 मूल क्या होगा, x बराबर क्या होते हैं, माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac, पूरे का क्या है 2। अब समय कैसे बचाओगे भाई, b² माइनस का 4ac हमने निकाल रखा, बार बार क्यों निकालना, कितना निकाले 12। x बराबर माइनस b कितना था 6, माइनस का 6 था, प्लस माइनस b² माइनस का 4ac कितना 12, 2 ये कितना है 4 हो जाएगा। अब माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस, एक बार गलत तो नहीं कर दिया, एक बार फिर चेक कर ले रहा हूँ। 2x² माइनस का 6x और प्लस का 3, चलो देखते हैं। b² 6 36 क्लियर है, माइनस ए भी क्लियर है, 4ac
4 दूनी 8, 8 से 24, 36 और 24 के 12, सही है। अब ध्यान देना, ये कितना हो जाएगा, पूरा 12 ही होगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा 4 ही हो जाएगा, ये तो पूरा 4 ही होगा ना। अब आप हमको ये बताओ इसके दो मूल कौन से निकल के आएंगे, एक बार प्लस वाले लोगे, एक बार माइनस वाला लोगे, ठीक है। ध्यान देना, अब डी हमने डायरेक्ट बार यहाँ पर रख दिया, क्योंकि प्लस माइनस का मतलब ही होता है भाई दो मूल तो निकल के आएंगे, एक अल्फा एक बीटा होगा, कुछ भी नाम दे दो, तो भाई दो मूल प्लस माइनस वाले, एक बार प्लस वाले लेने, एक बार माइनस वाला। तो एक्स बराबर जब आप प्लस ले रहे हो तो 6 प्लस अंडर रूट 12 बटे 4 ये हो जाएगा, और जब माइनस ले रहे हो तो एक्स बराबर 6 माइनस अंडर रूट 12 और बटे 4 ये हो जाएगा। ये आपका दो मूल हो जाएंगे, ये आप लिख लो भाई, यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। 6 प्लस रूट 2/4, 6 माइनस रूट 2, सॉरी 6 प्लस रूट 12/4, 6 माइनस रूट 12/4, ये आपका आंसर लिख लो, ठीक है। चलो भाई प्रश्न नंबर 1 आपका खत्म हो गया है, कहीं गलत होगा तो भाई बता देना कमेंट करके, ठीक है। बुरा भाग में प्रोसेस यही है, प्रोसीजर यही है, मेथड यही है, करने का तरीका यही है। अब प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, भाई निम्नलिखित द्विघात समीकरण में के का मान, के का ऐसा मान ज्ञात करो कि उसके दो बराबर मूल हों। तो आप ये बताओ, जब भाई दो बराबर मूल हों तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, डी बराबर 0 होता है, क्या होता है 0, और डी का मतलब ही होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, मतलब ये 0 होगा, 0 होगा। कह रहे भाई के का ऐसा मान ज्ञात करिए इसके लिए उसके दोनों मूल बराबर हो, तो बराबर की कंडीशन डी बराबर 0 होता है, डी बराबर 0 में ही होता है ना भाई। आप व्यक्ति का जब चेक करते हो नेचर में, तो कौन से नेचर में मूल बराबर होते हैं, जब डी 0 होता है, तो डी 0 होता है तो मूल बराबर होते हैं, तो भैया डी 0 का मतलब मूल बराबर होगा। ये मूल बराबर, ये हमसे कह रहे भाई के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए इसके लिए दोनों मूल बराबर हो, तो दोनों मूल बराबर कब होता है, ये वाला नेचर कब लागू होता है, जब डी हमारे 0 होता है, और डी 0 मतलब डी का मान बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, ये 0 होगा, ठीक है। अब ये कंडीशन लगाकर के का मान ज्ञात करना, हमसे कह रहा है भाई के का मान ज्ञात को, समीकरण दे रखा है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, प्रश्न नंबर 2 का ये पहला सवाल है, 2x स्क्वायर प्लस का kx प्लस का kx प्लस का 3 और बराबर का 0 ये दे रखा है। फिर भैया के का मान ज्ञात करो, उसके जब दोनों उसके मूल बराबर हो, बराबर कंडीशन में कौन सा नेचर लगता है, डी बराबर 0, जब मूल बराबर समान होते हैं, और डी 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 3, बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 होते हैं। पहले इसकी आप तुलना करो भाई, एक्स स्क्वायर, अच्छा ये तुलना इसलिए करें भाई इसका मान निकालना है ना, तभी तो तुलना कर रहे हो। क्यों करते हैं, ए बराबर कितना के 2, बी बराबर के और सी बराबर 3, ठीक है। क्यों कर रहे हैं भाई, विभक्तकर में ये बैठा है ना तीनों। अब चलो, तो जब दोनों मूल बराबर तो डी बराबर 0 होता है, डी बराबर 0 मतलब यहाँ लिख लेना, जब दोनों मूल बोथ और क्या, बोथ रूट बराबर हो तब डी बराबर 0, और डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। अब वैल्यू पुट करो भैया, बी कितना दे रखा के, तो भाई के स्क्वायर माइनस का 4ac, 4 पहले से 4 दूनी 8, 8 से 24, ये निकालो भाई 24, ठीक है ना। ये बराबर क्या देखा, 0 दे रखा है, के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24, ठीक है। उधर ले गए तो देख ले, 4 दूनी 8 से 24, 4 दूनी 8 से 24 और के स्क्वायर, भाई के बराबर कितना हो जाएगा, आप मेरे को ये बता दो, प्लस माइनस अंडर रूट 24 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप इसको ऐसे निकाल लो, ऐसे स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 दूनी 4, 4 12, 12 दूनी 24, ये बाहर निकल जाएगा तो 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा, ये होगी ना। या तो इसको ले लो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 ये लिख दो, तो एक बार प्लस लोगे तो ये निकल के आएगा, ठीक है ना। तो हाँ ये क्यों, अरे यार एक मिनट भाई साहब, यहाँ ध्यान देना आपको, मैं मूल थोड़ी निकाल रहा हूँ कि एक बार प्लस में लेना है एक बार माइनस में, प्लस माइनस तो होता है, अगर स्क्वायर रूट निकालोगे तो प्लस माइनस निकल जाएगा, लेकिन हमें जैसा जरूरत होता है वैसे लेते हैं। एक बार आप समझ लो भाई, प्लस माइनस रूट तो निकल के आता है रूट स्क्वायर रूट निकालने पर, जहां पर जरूरत होगी हम दोनों लेंगे, प्लस माइनस दोनों लेते हैं। जब मूल निकालना होता है हमें दोनों की जरूरत है, जहां पर हमें प्लस की जरूरत होगी सिर्फ प्लस वाला लेंगे, जहां पर माइनस वाले की जरूरत होगी सिर्फ माइनस वाला लेंगे, ये चीज से आप डाउट मत करना, ठीक है। के स्क्वायर बराबर 24, के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 24 हो जाएगा, ये ले लो। ये के बराबर कितना हो जाएगा,
के बराबर हो जाएगा 2√6, इसका स्क्वायर रूट निकालो, ये निकल के आएगा, ये आपका के का मान आ गया। ठीक है, चलो अब दूसरा करते हैं। ठीक है, ये हटाते हैं, सवाल लिखेंगे और यहाँ पर सवाल लिखेंगे। ठीक है, बाकी चीजें सेम है, बाकी क्या कह रहा है। ठीक है ना, चलो क्या कह रहा है भाई, के, इसमें दो ही सवाल है, के एक्स एक्स माइनस 2 दे रखा है भाई, के एक्स और एक्स माइनस 2 और प्लस का 6 बराबर का 0 ये दे रखा। अभी तो द्विघात समीकरण है नहीं, पहले तो इसको बना लो। क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे, ध्यान देना, यहां बना दे रहे हैं, गुणा कर दो के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस का 6 बराबर 0। अब बना दिया, अगर ए पूछेंगे तो भाई ए बराबर हो जाएगा के, अगर बी पूछेंगे बी बराबर हो जाएगा माइनस का 2k, अगर सी पूछेंगे सी बराबर हो जाएगा 6। ठीक है ना, चलो इसे हल करो। इनके लिए भी डी बराबर 0 होगा, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 होगा। अब बी का मान कितना आपका, माइनस का 2k हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 4, ये कितना है के, 4k 24 के बराबर का क्या हो जाएगा 0। 4 के कॉमन ले लो, के माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये पूरा इधर 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, के माइनस 6 बराबर 0, तो के बराबर कितना हो जाएगा 6, ये आपका हो गया मान। ठीक है ना, के बराबर कितना होगा 6। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। चलो इसे मैं मिटा देती हूँ। प्रश्न नंबर 2 भी आपका हो गया। कुल 5 प्रश्न है प्रश्नावली 4.3 में। और भाई प्रश्न नंबर 2 भी आपका क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, 1 और 2 खत्म हो गए, 1 में 3 सवाल थे, 2 में 2 सवाल थे, तो इसको हटा देते हैं। प्रश्न नंबर 3 देख लेते क्या होता है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, ये शब्द संबंधी समस्या वाला सवाल है। क्या एक ऐसे आम के बगीचा बनाना संभव, हमसे कह रहा है कि एक ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी है, जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 2 गुनी है। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। तो यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, अगर है तभी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप हमको बताओ उसकी क्या दे रखा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी, मतलब माना चौड़ाई कितनी है x और लंबाई क्या है चौड़ाई से 2 गुनी, मतलब 2x। ठीक है, हमसे कह रहा है उसका क्षेत्रफल 800 मीटर है, एरिया कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब कह रही है हाँ इसका एरिया इतना, यदि है मतलब ऐसा आम का बगीचा अगर बनाया जा सकता है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो भाई एरिया बराबर क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती, तो लंबाई कितना दे रखा है 2x दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है 2x, चौड़ाई 1 से दे रखी, लंबाई 2x दे रखा, बराबर एरिया कितना देखा है 800। ठीक है, क्योंकि भाई लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर एरिया होता है, भाई इनको गुणा करो, 2x स्क्वायर कितना हो गया 800, x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 400, x बराबर कितना हो गया आप ही बताओ, प्लस माइनस 20 हो जाएगा, स्क्वायर रूट निकालोगे। ठीक है ना, और लंबाई चौड़ाई कभी माइनस में होती नहीं, तो माइनस वाले छोड़ देंगे। हमने क्या बोला, जहां जरूरत होगी प्लस माइनस दोनों लेंगे, जहां होगी जरूरत सिर्फ प्लस लेंगे, जहां होगी सिर्फ माइनस लेंगे। तो यहाँ हमें भाई माइनस वाले की जरूरत नहीं है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई कभी ऋणात्मक नहीं होती। तो x बराबर कितना आ गया 20 आ गया, x क्या था हमारा चौड़ाई, चौड़ाई 20 आ गया, लंबाई निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई 20 दूना 40, तो भाई लंबाई कितना आ गया 40। ठीक है ना, लंबाई 40 और क्या चौड़ाई x। हाँ तो आप हाँ भाई आम का बगीचा बनाना संभव है, आम का बगीचा बनाना संभव है। भाई लंबाई चौड़ाई आपकी निकल है, जस्टिफाई हो गई, संभव है, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, और यही एरिया आपको यहाँ पर दे रखा है। संभव है कि नहीं संभव, बिल्कुल संभव है। तो ये लिखोगे प्रश्न नंबर 3। ठीक है ना, प्रश्न नंबर 3 भी आपका हो गया, इसे खत्म ही कर लेते। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, चलो प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है भैया, इसको देख लेते हैं। भाई कह रहा है कि यदि, सुनो एक मिनट, हाँ यदि निम्न स्थिति संभव है, कह रहा है यदि निम्न स्थिति संभव है, हाँ यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। कह रहे
क्या निम्न स्थिति संभव है, सवाल में पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ लिख दे रहे हैं, ये प्रश्न नंबर 4 है, ठीक ना। हमसे कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्या स्थिति दे रखा है, स्थिति ये दे रखा है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। कहने को दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग कितना, 20 वर्ष है। योग मतलब जोड़ होता है, ठीक है, योग 20 वर्ष है। हाँ, और 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि अगर हमने पहले मित्र की आयु मान ली, ध्यान देना, पहले हमने शब्द संबंधी समस्या वाले सवाल को हल कराने से पहले बहुपद में सभी शब्दों को लिखवाया जो कठिन शब्द थे, जिनका मतलब क्या होता है। पहले मित्र की आयु अगर हमने 100 माना, भाई दूसरे वाले की क्या हो जाएगी, आप ही बताओ, 20 - x हो जाएगी। अब आप कहोगे सर जी ऐसा क्यों, दोनों का जोड़ है 20 उम्र का, तो अगर एक का x है तो दूसरे का 20 में से x घटाओगे तो दूसरे वाले का निकल के आएगा। टोटल तो 20 ही है ना, तो 20 में अगर पहले का x है तो दूसरा कैसे निकालोगे। सपोज करो अगर पहले का 10 है, दोनों का योग अगर 20 है, हमने कहा पहले का 5 है, तो दूसरे का कैसे निकालोगे। भाई दो मित्र की उम्र अगर 20 वर्ष है, योग में कितना है, योग में 20, हमने कहा भाई एक की 5 वर्ष है, तो दूसरे के कैसे निकालोगे, 20 में जब 5 घटाओगे तभी तो दूसरे का 15 आएगा। समझ में आ रहा है ना, ऐसे हमने यहाँ किया। भाई यहाँ हमने एक समान है तो दूसरे को 20 में से x घटा दो कि आ जाएगी। अब हमसे क्या कह रहा है कि भाई 4 वर्ष पहले, कह रहा है कि भाई 4 वर्ष पूर्व का मतलब होता है पहले। अब पहले में पूर्व के लिए हम घटाते हैं, पश्चात के लिए हम जोड़ते हैं। इन शब्दों को पहचानो, पूर्व के लिए प्लस का इस्तेमाल करते, पश्चात के लिए जोड़ का इस्तेमाल करते, ठीक है, कोई मनमानी नहीं है। पूर्व मतलब पिछले जा रहे तो घटा के जाओगे, अगर 20 के 4 वर्ष बाद जाओगे तो जोड़ के तभी तो जाओगे 4 वर्ष बाद, तो जोड़ करोगे। हमसे कह रहा है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 है। 4 वर्ष पहले की आयु क्या थी भाई, पहले एक से थी, 4 वर्ष पहले गया, पिछला देखने तो वर्तमान आयु से आप 4 माइनस करोगे, दूसरे की क्या हो जाएगी 20 - x - 4, कितना निकल आएगा 16 - x, ठीक है। और इनकी आयु का गुणनफल प्रश्नानुसार दे रखा है, यहाँ लिखोगे भाई प्रश्नानुसार 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग गुणनफल कितना था, 48 गुणनफल था ना, गुणनफल 48 था। इनकी आयु गुणनफल 48 था, ये आपको दे रखा है। मल्टीप्लाई करके गुणा करो भाई, 16x 16 × 48, 16 × 4 = 64, माइनस का x स्क्वायर और माइनस प्लस का 4x बराबर का 48, ठीक है ना। अब मेरे को बताओ, यहाँ ले लो माइनस के x स्क्वायर रीअरेंज कर लो पहले, ठीक है ना, फिर क्या आएगा ये वाला प्लस का 16x, ठीक, माइनस का 64 ये इधर आएगा, माइनस का 48 हो जाएगा, जुड़ेगा, यहीं पे जोड़ लेते हैं भाई, 8 × 4 = 12 हो जाएगा, 6 × 4 = 10 = 11, 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा। अच्छा एक चीज मैंने गलत किया, क्या ये गलत किया, अभी देखो 16x 4x 20x होगा भैया, 20x होगा, ठीक है ना, ये इधर ही है ना, हाँ ये 20x होगा, माइनस का 64 इधर आएगा, 48 हो जाएगा, ये 112 हो जाएगा, लेकिन माइनस के 112 होगा, माइनस के 112 बराबर के 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस कॉमन ले लो भाई, x की घात दो, माइनस का 20x प्लस का 112 बराबर का ये 0, ठीक। अब एक चीज क्या था, हमसे पूछा क्या, ये हमसे कह रहा है कि ये जो दोनों मित्रों का आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 48 है, ठीक है ना। कह रहा है यदि निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। मतलब ये आपका समीकरण बन गया है, अगर ये स्थिति संभव है तभी आप उनकी वर्तमान आयु निकालोगे, x का मान निकालोगे तभी तो वर्तमान आयु होगी, लेकिन स्थिति संभव का मतलब समझे क्या कह रहे हैं, कहने मतलब अगर ये अस्तित्व में है तभी आप, जैसे पहले सवाल में क्या करते थे, अस्तित्व होता था तब मूल निकालते थे, तो वही चीज यहाँ भी कह रहा है, अगर स्थिति संभव है, अगर इनके मूल क्या है, मूल अस्तित्व में है, इनके नेचर निकालोगे, नेचर से जस्टिफाई करोगे, अगर अस्तित्व वाले हैं तभी तो आप हल करके उम्र निकालोगे, अगर अस्तित्व में नहीं है, लास्ट वाला आ रहा है तो आप इनको हल करके मतलब उम्र नहीं निकाल सकते। वही पूछ रहे हैं अगर ये संभव है, संभव कब होगा, संभव तभी होगा जब इसके 3 तरह के जो नेचर होते हैं उसमें तो 2 में से कोई एक नेचर आ जाए, नीचे वाला ना ऋणात्मक वाला, ऋणात्मक वाला आ जाएगा, आप देखो भैया ऐसी स्थिति संभव नहीं। समझ में आ रहा है ना। चलो वही करो, क्या x², ये क्या इस समय बचाने वाला चीज है, डायरेक्ट आप अगर आप कर दोगे कंफ्यूज हो जाओगे, समझ में नहीं आएगा कि स्थिति संभव है कि नहीं, आप निकाल तो दो वहाँ पर। अगर दोनों में ऋणात्मक आ गया, दोनों में ऋणात्मक आ गया तो भाई उम्र कभी ऋणात्मक तो होती नहीं, तो अगर उसको निकालने से पहले आप ये चीज कर लोगे तो वहां तक जाने की स्थिति नहीं आएगी, नौबत नहीं आएगी। a बराबर कितना 1, b बराबर -20, c बराबर 112,
ठीक है, चलो अब निकालो भाई बी स्क्वायर माइनस का 4ac निकालो भाई, बी स्क्वायर माइनस का 4ac निकालो, बी स्क्वायर माइनस का 4ac निकालो, बी स्क्वायर माइनस का 4ac 0 निकालो भाई। फिर डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये आप निकालो। बी कितना है, अरे बी कितना 20, 20 कवर करोगे 400 हो जाएगा, माइनस 4ac, ये कितना है 1, 4 1 कम 4, भाई सी का टुकड़ा करो तो कितना होगा 4 दूनी 8, 4 1 कम 4 और 4 1 कम 4 कितना आया 148 आया ना, वो भी माइनस का 48 आया। अब माइनस में अगर आ गया डी तो भैया मूल अस्तित्व में नहीं है, माइनस में डी आ गया तो मूल अस्तित्व में नहीं है, और जब मूल अस्तित्व में नहीं है तो भैया ये स्थिति क्या लिखोगे, ये स्थिति संभव नहीं है, इनकी उम्र नहीं निकाली जा सकती। हमने क्या बोला, आप इसको हल भी कर सकते थे, इसके दो फैक्टर करके दो चीज निकाल सकते थे, उम्र आती माइनस में आती है, माइनस में कभी उम्र होती नहीं, तो ये ताम झाम क्यों करना, आपको पहले बोल दिया कि संभव है, संभव न संभव किस पे निर्भर करता है, विभक्त कर में, विभक्त कर अगर दो स्थिति ऊपर वाली ले लिया तो भाई संभव है, अगर नीचे वाली एक स्थिति ले लिया तो भाई संभव नहीं है। तो हमने चेक किया तो सबसे लास्ट वाली स्थिति ले लिया, माइनस का आ गया डी, माइनस का डी मतलब भाई माइनस का डी मतलब क्या होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो ये रूट के अंदर तो पूरा डी है, पूरा ऋणात्मक आ गया, रूट के अंदर माइनस मान अगर ऋणात्मक आ जाए तो स्थिति संभव नहीं होती, तो भाई स्थिति संभव नहीं है तो इसको आप हल नहीं करोगे और x का मान नहीं निकालोगे, x मतलब पहले और दूसरे के ऊपर नहीं निकालोगे क्योंकि स्थिति ही हमारी संभव नहीं है, तो यहीं पर आप छोड़ दोगे, लिख दोगे, ठीक है।